हाँ तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लिखा हुआ है ना 824 BK, ये पेपर कोड है और किस सन में पूछा गया है 2022 में। ये 2022 का ये सेट 1 था, जिस पेपर का नाम क्या था 824 BK, खंड क है। और इसी तरह खंड क में आपका भौतिक विज्ञान होगा, ख में आपका रसायन विज्ञान होगा और ग में आपका जीव विज्ञान होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न में, पहले में दिया हुआ है पहले का क, यानी 4 क्वेश्चन होगा क ख ग घ। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है वही आपको क्या करना है, निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कौन सा दर्पण है। लिखा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए आपको रफ करके लगाना पड़ेगा परीक्षा में, समझ रहे हो ना कि कौन सा सही है, ऑटोमेटिक थोड़े जान पाओगे। तो 20 सेमी फोकस दूरी वाला तो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में होता है प्लस एफ प्लस भी माइनस यू प्लस आर होता है, बताए हम। यहाँ दिया है 20 सेमी फोकस दूरी, यानी एफ का मान दिया 20 सेमी। हमारा रूल क्या कहता है, फोकस दूरी प्लस में होगा। फिर आगे चलेंगे 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है और वस्तु की दूरी को u से नोट करते हैं, और u का वैल्यू कितना दिया आपका 20 सेमी, ये भी दिया हुआ है लेकिन माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि v का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 1/f बराबर दर्पण सूत्र से लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाएंगे। 1/f का मान कितना रखेंगे 20, और 1/v का मान कितना रखेंगे, अरे दिया नहीं है, रख दो भैया ने तो रखोगे। 1/u का मान कितना -20, 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/, कितना हो जाएगा 20, 1/20, इसको इधर लाओ प्लस 1/, कितना हो जाएगा 20 बराबर 1/, कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का हर बराबर 1 लिखेंगे, आज ऊपर वाला जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, और 1/, कितना v कटेगा तो 1, कटेगा तो 10, तो 1/10 बराबर 1/, कितना v, तो v बराबर कितना हो जाएगा 10 सेमी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें दिया 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो 10 सेमी दिया हुआ पहला ऑप्शन क्या है इसमें सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसा ट्रिक भी नहीं लगाते हैं, जिससे मान लो पहला का 10 सेमी आ रहा है ना, तो ऐसे लिखोगे, लिखने तरीका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। फिर यहाँ पर आपको ऐसे मतलब थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दोगे इंप्रेशन के लिए, ठीक है ना। और यहाँ का पहले का कौन सही हुआ है, पहले का क का कौन सही है, पहले का कौन सही है, पहला सही है। अब पहला ऑप्शन में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे। जो ऑप्शन रहता है उसको हम लिखते हैं, ट्रिक नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे 10 सेमी आ गया ना, तो ये लिख के ट्रिक मत लगाना, काहे कि ट्रिक लगाने के लिए कहा नहीं है, उसमें आपको वही ऑप्शन लिखना है जो सही है। नहीं तो 6, 7, 8 में पढ़े तो ट्रिक लगाना होता है, वही सही है, वही गलत है, वही सही है, वो वाला वो नहीं है। सब ध्यान देना 10 में हो। बहुत बच्चे गलती करते हैं, लिखने में सावधानी बरतनी होगी। तो पहला का कौन समझ में आ गया होगा। अब हम 1 का ख देखेंगे। प्रिज्म के सफेद प्रकाश किरण से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन जो होता है वह पराबैंगनी यानी बैंगनी रंग का होता है। अगर पूछा जा रहा है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग का, और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है तो वह होता है आपका लाल रंग का, ठीक है ना। तो इसमें बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 1 मिनट थोड़ा देख लिया जाए, इसको ऑप्शन दिया होगा, इसमें आंसर शीट दिया होगा ना, ठीक है, यानी सही है। तीसरा है विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र मतलब समझ रहे हो, एक विद्युत मोटर होता है, एक विद्युत जनित्र होता है। तो विद्युत मोटर यानी ग जो है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, यानी विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनरेटर, यानी जनरेटर क्या होता है, तो एक होता है विद्युत मोटर। क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के बारे में कोई जानता है, अरे विद्युत मोटर के बारे में जानते हो,
पढ़ाए है ना। विद्युत हाँ, विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये नहीं पूछा है, लेकिन ये जानना जरूरी है। विद्युत जनित्र पूछा है, विद्युत जनित्र क्या करता है? तो विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जिस ऑप्शन में लिखा होगा जैसे इसमें लिखा है विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपका वैसे हो जाएगा, याद किए रहोगे तो। अब यहाँ पे जो घ दिया हुआ है वो सवाल दिया हुआ है, यानी पहले का घ। तो पहले का घ कैसे लिखोगे? लिखोगे प्रश्न संख्या 1 का घ का उत्तर। ऐसे लिख लिए। उसमें लिखोगे, इसमें गिवन डेट सवाल में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिया है 200 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। एक बल्ब है और उस बल्ब पे लिखा है, मान लो ये आपका बल्ब हो गया। क्या हो गया? बल्ब। अरे नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम बना के समझा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये आपका बल्ब हो गया। अच्छा खासा बना दिए जी, अच्छा खासा बन गया। और इस बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, 200 और कितना? 100 वाट लिखा है। 220 वोल्ट और कितना लिखा है? 100 वाट। और कह रहा है इस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना, वो प्रतिरोध निकालना है। 220 वोल्ट यानी V का मान है 220 वोल्ट है। 100 वाट लिखा है यानी P का मान है 100 वाट यानी शक्ति, ठीक है। और प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा, तो फार्मूला पता लगा सकते हो। R बराबर होता है V²/P होता है। नहीं याद रहेगा तो 4 घंटे लगाओगे इसमें। तो R बराबर V के जगह पर कितना? 220। अब वर्ग है तो वर्ग। अब P का मान कितना? 100। तो R बराबर हो जाएगा 220 गुणे 220 लिख सकते हो। और नीचे कितना? 100। 2 0 से 2 0। और ये कितना होगा? 484 ओम। 22 गुणे 22 यानी 484। अरे 22 दूना 44, 44 के 4। अब 22 दूना 44, 80 4 48, वही 484 ओम होगा। अब 484 कौन है इथी में है? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन है? ऑप्शन नंबर 2। तो केवल आप ये रफ करोगे इस तरह, बगल में रफ कर ले, जान थोड़े पाओगे बिना लगाए कितना आ रहा है। जैसे आ गया ना तो यहाँ लिखोगे दूसरा। कौन सही है? दूसरा 484 ओम। चाहे इसे बना लो। तो यही दिया हुआ है 484 में, हिंदी में लिख के हई ओम बनाया हुआ, ठीक है ना। यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हो गए कंप्लीट हो गए। यानी फिजिक्स का जो पार्ट 1 का खंड को हम देख रहे हैं, यानी पहले का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी बहुविकल्पी पर हमें 4 क्वेश्चन था, क ख ग और घ। तो 2 क्वेश्चन जो था न्यूमेरिकल था और 2 क्वेश्चन जो था थ्योरेटिकल था। यानी 2 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इसको मिटा दें। अब प्रश्न संख्या 1 का 2 आ गया। प्रश्न संख्या 1 तो हो गया। अब यहाँ पर अरे बाबू देना जी, और तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का क देखेंगे, क का उत्तर ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे ही लिखना है। और ये पेज जो रहेगा ना इसको बीच में लिखना, शुरू से स्टार्ट मत करना, ये हेडिंग बीच में होना चाहिए। दिया हुआ अवतल दर्पण के 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण के क्या कर रहा है? तो अवतल दर्पण के यहाँ पर लिखा है ना, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखना, हेडिंग बना लेना, अवतल दर्पण के 2 उपयोग, 2 या उपयोग लिखना, अवतल दर्पण के उपयोग। 2 गो लिखा है, 2 गो लिखना, ये आपका हेडिंग बन गया। तो यहाँ लिखना पहला, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, बताया है ना। तो पहला हो जाएगा बड़े, अरे जमा, हाँ वो है। अरे कैसा अनपढ़ आदमी हो जी। बड़े अवतल
दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। ठीक है। दूसरा, छोटे अवतल दर्पण का उपयोग, छोटे अवतल दर्पण का उपयोग क्या बताए हैं, याद है किसी को? वाहन में उत्तल दर्पण लगता है बाबू, यही तो लिख के चले आओगे, नंबर चाहिए पूरा का पूरा। छोटे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा, ऐसा ही लिखे जी, डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, मुंह, जीभ आदि के निरीक्षण में करते हैं, आदि के निरीक्षण में करते हैं। तो यही लिखोगे, इतना 2 नंबर मिल गया, इतना लिखोगे 2 नंबर मिल गया। समझ रहे हो ना, इतना लिखने से 2 नंबर मिल गया। सोचो कितना आसान है। अब मिटा देना। अब यहाँ पर अब फिर आपको मतलब मिटा थोड़े पाओगे, अब लिख के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ख लिखोगे, दूसरे का ख। और दूसरे ख क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष की बात कर रहा है। देखो हम बताया है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और ये कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो कोनो दिक्कत नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या है, तो यहाँ लिखोगे दूर दृष्टि दोष। हेडिंग क्या लिखोगे, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष हेडिंग लिखोगे, और लिखोगे वह दो जिसमें पीड़ित मानव को, हम लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, वह दो जिसमें पीड़ित मानव को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ इसका निवारण कैसे करते हैं, तो यहाँ हेडिंग लिखोगे, डिफिनेशन हो गया। फिर लिखोगे दूर दृष्टि दोष का निवारण, ये हेडिंग हो गया ना। हेडिंग बाय हेडिंग लिखना ताकि एक को नंबर कटे ना, पाई का नंबर मिल जाएगा। दूरदृष्टि दोष का निवारण, फिर आगे लिखोगे दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित मानव के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित मानव के चश्मे में दर्पण कहाँ जी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मिस्टेक बोल रहे हैं जी। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित मानव चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल है। देखो फिर अवतल लिखा रहा है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसको मिटाएं, यानी दूसरे का एहू पे 2 नंबर मिल जाएगा। इतने लिखना रहेगा, एहू सिंपल चाहिए, ये सिंपल है नहीं करेगा। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस निवारण के लिए करते हैं, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए बस। दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखा देता, पास का, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग क्या है आपका, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख को दर्शाइए। यानी उत्तल लेंस द्वारा हम कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके द्वारा हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो उत्तल लेंस द्वारा एक दिखा सकते हो, जैसे मान लो ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है जी। आवर्धित बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है कब है, बड़ा प्रतिबिंब बनता कब है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। जब ध्यान दो, ये आपका फोकस दूरी F1 हो गया, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, इधर क्या हो गया आपका F2 हो गया। जब मतलब प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु को रखा है, तो मान लो ये भी वस्तु यहाँ पर रख दिए, और यहाँ से प्रकाश किरण चला, और इधर से मान लो इधर से गुजर गया, तो यहाँ से एक रेखा प्रकाशिक केंद्र पीछे बढ़ाएंगे। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा आपका। और इसको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे। ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही है ना, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, A1 B1 बड़ा बनेगा।
देखो, जब उत्तल लेंस में वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। हम बड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिखा है आवर्धित प्रतिबिंब बनाइए। आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? तो बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा, और वस्तु के तरफ है, इधर ये बनेगा। ठीक है ना? इतना लिखोगे कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। केवल हाँ बनाना है, इसमें बस इतना बनाना है, मैं कुछ लिखना उखना नहीं। अच्छा, इतना यदि आएगा मनवा तब ना बनाओगे। तुम लोग सोचोगे आवर्धित का होता है, और उत्तल लेंस में सोचोगे उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा देखना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से देखोगे तब जा हो पाएगा। अगर इसमें चूक कर दोगे छोटे छोटे क्वेश्चन में तो नंबर कम हो जाएगा आपका। छोटा क्वेश्चन जो होगा वो घटना नहीं चाहिए। लिखा है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा गया। 2 ओम 3 ओम 4 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो एक प्रतिरोध मान लो यहाँ जोड़ा गया कितना? 2 ओम। एक यहाँ जोड़ा गया कितना? 3 ओम। एक यहाँ पे जोड़ा गया कितना? 4 ओम। और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और कितने वोल्ट की बैटरी से? 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। कितने वोल्ट की बैटरी से? 24 वोल्ट की, यानी विभव दिया है। विभव यानी V का मान कितना दिया है? 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो कह रहा है ये क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर का है। ठीक है जी। तीसरे का क है। तीसरे का क्या है? क है। अब क में 2 क्वेश्चन दिया है, एगो ए दिया रहेगा, एगो अथवा में दिया रहेगा। दोनों क्वेश्चन में से जो आएगा वही करना होगा आपको। तो इसमें दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को 24 वोल्ट की बैटरी समांतर क्रम में जोड़ा। समांतर का मतलब अलग अलग तारों में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में एक तार में जोड़ देना है। ठीक है जी। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना की। इसमें धारा निकालना है। क्या निकालना है? धारा मतलब आई का मान निकालना है। तो 2 ओम 3 ओम 4 ओम समांतर क्रम में है ना, तो लिखेंगे 2 ओम कामा 3 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। आपको बताना भी नहीं है, क्वेश्चन ही कर रहा है कि समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। 1/r का मतलब कितना पता नहीं। 1/r1 है r1 r2 r3 सीरियल नंबर से r1 r2 r3, यानी 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, और यहाँ कितना लिखोगे? 4। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे 4 दूना कितना होगा? 2 4 3 का एलसीएम निकालो, कटेगा तो 1 2 3, फिर 2 काटो 1 1 3 और 3 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। अब भाग कैसे एलसीएम लेके भाग करते हैं? 2 से 12 में भाग करोगे, 2 से 12 में भाग करो कितना आएगा? और 6 का गुणा में हो जाएगा, तो 1 गुणे 6 प्लस 3 से 12 भाग करो 4 आएगा। 4 गुणा 1 में करो तो 1 गुणे कितना? 4। 4 से 12 भाग करो 3 आएगा। 4 से 12 3 आएगा ना, और 3 गुणा इसमें करेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? 3। तो 1/r बराबर 1 गुणा 6 में होगा तो 6, 1 गुणा 4 में होगा तो 4, 1 गुणा 3 में होगा तो 3, नीचे कितना होगा? तो 1/r बराबर 6 4 और 10 3 13 पलट दो मान को पलटोगे तो r ऊपर 1 नीचे है, 12 ऊपर 13 नीचे, ये आपका ओम हो गया। r का वैल्यू हो गया, 1 नीचे रहे 4 रहे, r का वैल्यू निकल गया। धारा पूछ रहा है, और धारा I बराबर होता है V/R होता है। कितना होता है? तो यहाँ पर I बराबर V का मतलब कितना? 24 रखोगे, और R का वैल्यू कितना? 12/13। नीचे वाला हमेशा ऊपर पहुंच जाता है, तो नीचे कौन है? 13 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 24 पहले से ऊपर है और 13 ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुणे ग्रुप में आ जाएगा। नीचे कितना? 12 12 51 12 दूना और 2 गुणा 13 में करो कितना आ जाएगा? 26 एम्पियर। इतना करोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर मिल जाएंगे। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है।
एक पर बड़ी झटका से बोल रहे हो। अथवा में भी दिया हुआ, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो 3 क का क्या दिया हुआ है, 3 का क का क्या दिया हुआ है, अथवा दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दोगे क्या, अथवा वाला। एग्जामिनर खुद जानेगा कौन क्वेश्चन लगाए हो, पेपर रहेगा देखते ही जानेगा कौन क्वेश्चन लगाए हो। यहाँ 3 प्रश्न संख्या 3 क लिख के का उत्तर ही रहेगा। यहाँ क्या लिखोगे, अथवा। ध्यान रहे 2 क्वेश्चन में 3 प्रश्न नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन 2 क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन ही आपको करने होंगे और मिलेंगे आपको कितने, 4 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 नंबर। अब यहाँ पर देखोगे अथवा वाला बता रहे हैं, लिखा है 4 प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। यानी आर का मान इसमें लिखोगे गिवन डेट, या हिंदी में लिख लेना दिया है। क्या दिया है, दिया गिवन डेट, और दिया है 4 ओम। आर बराबर कितना, 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकेंड, टाइम का मतलब कितना, 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड कह रहा है ना, इसका मतलब 1 सेकेंड होगा। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोधक के बीच विभवांतर भी का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर, यहाँ चेक कर लेते, जैसे मान लो भूल गया तो हम तो निकाल लेंगे। डब्ल्यू बराबर वी क्यू होता है, डब्ल्यू बराबर वी आई टी भी होता है, याद आ रहा है। डब्ल्यू बराबर वी के जगह पर आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये लगेगा नहीं, डब्ल्यू बराबर वी आई टी से काम चल जाएगा, वी आई का मान नहीं दिया है, या आई को चेंज कर देते हैं। आई बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आई बराबर होता है वी अपान आर, तो वी के जगह पर आई भी हो जाएगा और आई के जगह पर वी अपान कितना, आर इंटू कितना, टी। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला लगेगा। तो डब्ल्यू बराबर लगेगा आपका वी स्क्वायर अपान आर इंटू कितना, टी लगेगा, ठीक है जी। हम तो मान लो किसी तरह निकाल लेंगे, आप लोग याद कर लेना, 4-5 फार्मूला, उसमें ये भी फार्मूला लिखवाया गया है, ठीक है ना। आई बराबर वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा आसानी से। अब यहाँ वी स्क्वायर अपन आर इंटू कितना होगा, टी होगा। तो वी का मान तो नहीं, डब्ल्यू का मान दिया हुआ है, डब्ल्यू का मान कितना 100, वी स्क्वायर का मान पता नहीं, आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4, और टी का वैल्यू कितना दिया है 1। अब यहाँ पे 1 मान हो गई, गुणा कराओगे तो 100, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर गुणा 1 तो वी स्क्वायर, नीचे कितना होगा आपका 4। यहाँ पे 1 मानोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और इसे कितना करोगे 400, वर्ग घटाओ तो अंडर रूट कितना 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, 4 का वर्गमूल 2, और 1 जोड़ा में से 1 जीरो निकल जाएगा कितना 20 वोल्ट। बड़ी सही जी, 40 नहीं, अरे देखो इधर वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसका जोड़ा बैठा हुआ, 1 जोड़ा में से क्यों निकलता है, तो 0 का जोड़ा बैठाए हैं, 2 जीरो है, 2 में से वो निकल जाएगा 20। अब 20 गुणे 20 करता तब 400 होता है, बोलो। हाँ हाँ पूरा निकाल लेना। अब ख देखो, कौन सा देखो, तीसरे का ख, तीसरे का ख देखेंगे। तीसरे का ख जो है वो भी शानदार क्वेश्चन होगा ही, देखते हैं। तीसरे का जो ख है दिया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिखिए। बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने, हेडिंग लिखोगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, फिर उसके आगे डैश करके लिखोगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दे दिया है, तो नियम लिखना है, और फिर इसमें क्वेश्चन दे, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर, तो कौन सा, इसको लगाने के लिए देखें कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ठीक है जी। तो इसमें दिया है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण के लिए।
और अवतल दर्पण के लिए अवतल है जी, तो सब माइनस होता है, माइनस एफ माइनस भी माइनस यू और माइनस आर। भी का मान प्लस में हो सकता है, भी का मान प्लस में हो सकता है। भी का मान प्लस में कब होगा? जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। भी का मान माइनस में कब होता है? जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ऐसा हम बताए थे। तो दिया है अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर है, तो कौन होगा? वस्तुयन होगा। तो वस्तु की दूरी कितना दिया है? 10 सेमी की दूरी, लेकिन यू का मान किस में होगा? माइनस में। और यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी बनता है, आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा बनता है, और सीधा जब बनेगा तो भी का मान प्लस लेंगे। और कितना बन रहा है? 20 सेमी। तो बने तो दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या पूछ रहा है, तो पहले फोकस दूरी निकालना होगा। देखो यहाँ पे भी का मान हमें माइनस में है ना, हम प्लस में क्यों लिए हैं? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होता है 10 सेमी क्या कर रहा है? 20 सेमी आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब होता है सीधा, सीधा बन रहा है। सीधा बन रहा है तो 20 सेमी की दूरी पर बनता है, तब त्रिज्या कितनी होगी निकालना है। आभासी जब भी कहेगा तो भी का मान क्या होगा? प्लस होगा। आभासी, आभासी कहा है इसलिए भी का मान क्या होगा? प्लस में। फोकस जो निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ का वैल्यू पूछ यहाँ पे निकालना होगा। एफ 1/v का वैल्यू 20, 1/u का वैल्यू -10, तो 1/f बराबर 1/20, ये माइनस हो जाएगा 1/ कितना? 10। प्लस गुणा माइनस में तो माइनस ना होगा, लग रहा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। इसका गुणा इसमें कितना होगा? 10, और इसका गुणा इसमें हिम्मतिया नहीं तुम लोग का जी। इसका गुणा इसमें कर दो, 20 गुणे 10, तो 1/f बराबर 10 में से 20 घटाओ कितना बचेगा? -10 बचेगा। हे में से घटाओ 20 में से 10 घटाओ, जौने में से घटाते हैं वही के चिन्ह लगाते हैं। तो 10 में से 20 में से 10 घटाए -10, नीचे हो जाएगा 20 गुणे 10, 10 से 10 कट गया तो 1/f बराबर -1 बट्टा कितना? 20, तो f बराबर कितना आएगा? -20 सेमी। चूंकि होता है f बराबर या r बराबर 2f होता है। क्या होता है? 2f, जानते हो फार्मूला? तो यहाँ पे r हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और f का मान कितना? -20, तो r बराबर हो जाएगा -40 सेमी। बोलो कितना बढ़िया है, लग गया। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें जो उठा कर देखो फिजिक्स में एकदम 100% कह रहा है, पूरा का पूरा पढ़ाए हुए हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, और फिर भी नहीं ला पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? जितना फिजिक्स की गारंटी है, फिजिक्स में जितना होगा, जितना भी क्वेश्चन आए रहेगा वो सब पढ़ाए रहेंगे इसमें। उसके बाद इसी ख का अथवा दिया, क्या दिया है? अथवा दिया हुआ है। अथवा दिया, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। अपवर्तन, आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए। तो ये बहुत बढ़िया है जी, अपवर्तन की क्रिया। तो देखो ये प्रिज्म बनाना है आपको, ऐसे प्रिज्म बनाओगे, ठीक है? टेबल बना दिए का जी, सोच है, हमको अजीब लग रहा है पारी, ऐसे बना लिया ना, ये प्रिज्म हो गया। इसका नाम रख दो ABC, और यहाँ पर ऐसे प्रकाश के लिए आपतित हो रही है, इस टकराएगा तो समांतर हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा थोड़ा मान लो अगर आगे बढ़ता तो ऐसे नहीं जाता, डॉट डॉट डॉट, याद आ रहा है? और इधर पीछे बढ़ा देंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा वह अल्पतम विचलन कोण होगा। और इसको ऐसे अगर बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या दर्शाना है आपको? अपवर्तन। देखो यहाँ से इसको अगर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये वाला कोण होगा आपतन कोण, और ये होगा आपका निर्गमन कोण I', ये भी आई होगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में है आपतन कोण निर्गमन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। समझाना है, अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है। तो हम लिखवाए हैं प्रिज्म, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म में पड़ती है तो प्रिज्म द्वारा उसका 2 बार अपवर्तन होता है। इसी घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है? तो पर देखो, एक बार यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, एक बार यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश का डायरेक्शन एक बार यहाँ बदल रहा है, एक बार यहाँ बदल रहा है। यहाँ पे आ रहा है इससे तो इधर हो जा रहा है, तो बदला यहाँ पर,
अब यहाँ पे इसे जा रहा है तो इसको चले जाना था सीधे, लेकिन चले इधर तो दो बार डायरेक्शन में बदलना है ना। तो इसका मतलब जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर पड़ती हैं तो प्रिज्म द्वारा उसका दोबारा अपवर्तन होता है। इसी घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण को दर्शाना है, तो ये आपका अपवर्तन कोण होता है। ठीक है जी, बस इतना ही फिगर बनाओगे, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है ना। अभी तक कोई क्वेश्चन तो है नहीं कि जो ना पढ़ाए हो, मिलेगा तो देख लिया जाएगा। ये आपका तीसरे में 4 क्वेश्चन रहेगा। क रहेगा, क में 2 क्वेश्चन, ख रहेगा, ख में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना रहेगा। 2 क्वेश्चन करोगे 8 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, चौथा दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए और इसका वर्णन तथा क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। तो बताइए किए हैं, एक बार और बता देते हैं विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर का सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसे। ठीक है जी, ये आपका विद्युत मोटर का क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। ये आपका विद्युत मोटर का चित्र बनाएंगे और ऐसे करके ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए। क्या लगा दिए, बैटरी, प्लस माइनस हेनस धारा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम चुंबक के ध्रुव बना देंगे ऐसे। देखने में बड़ी मजा आ रहा होगा ना। अरे मत पूछो, बनाओगे तब पता चलेगा। ये आपका नॉर्थ और ये कितना हो जाएगा, साउथ। A B C D, इस पर बल नीचे लगता है और इस पर बल ऊपर लगता है, और इसको हम x माने होंगे और इसको हम y माने होंगे। इधर से धारा अंदर प्रवेश करती है और इधर से धारा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो हम विद्युत मोटर के बारे में बताएं, ध्यान देना। विद्युत मोटर अभी को बहुविकल्पी में दिया भी था, विद्युत मोटर के बारे में बताया है। विद्युत मोटर किससे कहते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस इतना लिखना है। विद्युत मोटर किससे कहते हैं, तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। उस कौन एकदम चित्र सहित व्याख्या करना, 7 नंबर मिलेगा। कौन नंबर मिलेगा, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, जितना हम लिखवाए सबका सब लिख देना है हमें, कहे या न कहे। जब 7 नंबर में आएगा जितना पढ़ाया उतना पूरा लिखिएगा। हमें छोड़ने वाला काम मत करिएगा, नंबर में छूट जाएगा, बता दे रहे हैं। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, किसको किसको बदलता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है जी। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है बाबू, मत बनाओ, रुक जाओ, वीडियो में देख लेना, सब्र करो। अब विद्युत मोटर का सिद्धांत है, क्या है आपका, विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का क्या है, सिद्धांत। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत मोटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है, विद्युत मोटर का सिद्धांत हम देखेंगे। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत में हम ये बताए थे, अब बता रहे हैं, सुनो कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या उत्पन्न हो जाता है, बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। सिद्धांत में क्या उत्पन्न हो जाता है, बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, आघूर्ण। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और बलयुग्म के आघूर्ण उत्पन्न हो जाने से कुंडली घूमने लगती है, और जब कुंडली घूमती है
तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगता है। ध्यान देना, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? वॉल्यूम का आघूर्ण। और वॉल्यूम के आघूर्ण उत्पन्न होने से क्या होता है? कुंडली घूमने लगती है, और कुंडली जब घूमती है तब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। इन्ने उन्ने बोल रहे हैं, 7 नंबर आएगा। इन्ने उन्ने बोलो। एक सुनो, एक बार और सुनो, नहीं एक बार और सुनो। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर किसे कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिंपल है। और विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? हिंट में लिखे हुए हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वॉल्यूम का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वॉल्यूम के आघूर्ण के उत्पन्न हो जाने से कुंडली क्या होती है? घूमने लगती है, और जब कुंडली घूमती है तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। क्लियर है? रचना के चरण बताए होंगे। रचना के चरण, तो रचना के चरण में हम पहला यह था क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, तो क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं? इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। कुंडली के दोनों तरफ देखो, इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। ए में इतने रहेगा। दूसरा है आपका आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर या कुंडली है। आर्मेचर या कुंडली है। तो आर्मेचर, इसमें तांबे के तार के कई फेरों वाली, इसमें तांबे के तार के कई फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो चुंबक के ध्रुव खंड N व S के मध्य घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। यानी इसमें तांबे के तार के कई फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो चुंबक के ध्रुव खंड N व S के मध्य घूमने लगती है। यानी ये जो कुंडलियां है इसके बीच में घूम सकती है इन दोनों से बिना टकराए, यानी घूमती है तो इन दोनों से टकराती नहीं है। तीसरा जो है वह आपका है सर्पी विभक्त वलय। कौन सा वलय? विभक्त वलय। तीसरा इसमें रचना चरण में है विभक्त वलय। विभक्त वलय, विभक्त वलय तथा ब्रूस है। क्या है? ब्रूस। तो विभक्त वलय किसे कहते हैं? तो इसमें जो होता है वह पीतल का एक छल्ला होता है। कैसा छल्ला होता है? पीतल जो होता है कुचालक होता है, यानी उसमें धारा नहीं बह सकती है। पीतल, यानी इसमें एक पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 और भागों में बटा हो। जैसे ऊपर से बनाए हैं ना, जैसे ऊपर से आकृति बनाए हैं वैसे नीचे भी होता है। यानी इसमें एक पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 और भागों में बटा होता है जिसे हम विभक्त वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बताओ, टच करेंगे तो लाइट मारेगा? नहीं मारेगा। इसमें एक पीतल का छल्ला होता है जो 2 और, अब कहोगे कि इस टच है तो हमें धरवा कैसे जा रहा है? तो अंदर तार इसमें लगा होता है। समझ रहे हो ना? तो इसमें एक पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 और भागों में बटा होता है जिसे विभक्त वलय कहते हैं, और इसमें कार्बन के 2 ब्रूस लगे होते हैं, X और Y। X ब्रूस से विद्युत धारा अंदर प्रवेश करती है और Y ब्रूस से विद्युत धारा बाहर निकलती है। तो एक बार और ध्यान देना, विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली तो क्या उत्पन्न हो जाता है? वॉल्यूम का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और वॉल्यूम का आघूर्ण उत्पन्न हो जाने से कुंडली घूमने लगती है, और जब कुंडली घूमती है तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? बदलने लगता है। 7 नंबर का आएगा रचना के चरण में क्षेत्र चुंबक। इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होता है। उसके बाद आर्मेचर या कुंडली, इसमें तांबे के तार के कई फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो चुंबक के ध्रुव खंड N व S के मध्य घूमने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। उसके बाद है विभक्त वलय। तो इसमें पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 और भागों में बटा होता है जिसे क्या कहते हैं? विभक्त वलय कहते हैं, और इसमें कार्बन के 2 ब्रूस X और Y लगे होते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर ब्रूस क्या होता है? इसमें कार्बन के 2 ब्रूस लगे होते हैं, X और Y। एक ब्रूस से विद्युत धारा अंदर प्रवेश करती है और एक ब्रूस से विद्युत धारा बाहर निकलती है। कार्य विधि को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कार्य विधि।
कार्यविधि क्या है? कार्यविधि आपको यहाँ से मतलब विद्युत मोटर से ही तैयार करना है। कार्यविधि कैसे तैयार करेंगे आप? यानी कार्यविधि में ये लिखना विद्युत सिद्धांत है, यानी विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है अगर आपको याद है अच्छे से तो कार्यविधि लिख सकते हो। यानी वहीं से स्टार्ट करना है। देखो, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निर्धारित करते हैं। ध्यान देना, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निर्धारित करते हैं। और निर्धारित करने पर यह पता चलता है कि कुंडली की भुजा AB पर बल नीचे की तरफ और कुंडली की भुजा CD पर बल ऊपर की तरफ लगता है। अतः कुंडली जो होती है वह वामावर्त में क्या होती है? घूमने लगती है। अब बताओ, हे पर बल नीचे लगेगा और हे पर बल ऊपर लगेगा तो ऐसे ही ना घूमेगा। इसको इधर दबाइए और इसको ऊपर उठाइए तो कुंडली ऐसे ना घूमेगी। यानी कुंडली जो होती है वह वामावर्त में, यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी तो तरफ चलती है, यानी यह तरह घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमेगा घड़ी के। और जब उल्टा घूमता है तो उसको हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। ठीक है ना? कार्यविधि पे एक बार और ध्यान दो। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निर्धारित करते हैं। निर्धारित करने पर यह पता चलता है कि कुंडली की भुजा AB पर बल नीचे लग रहा है और कुंडली की भुजा CD पर बल ऊपर लग रहा है। अतः कुंडली वामावर्त में घूमने लगती है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगता है। लेकिन ध्यान देना, जब तक कुंडलियां घूमेगी तब तक ही बदलेगा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। अब प्रश्न नंबर 4 जो दिया था विद्युत मोटर, अथवा में भी एक क्वेश्चन होगा, यानी 2 क्वेश्चन होगा। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, चौथे का पहला ऑप्शन कर लो या चौथे का अथवा वाला कर लो। ठीक है ना? तो जो समझ में आएगा वो आपको करना होगा और दोनों में से एक करेंगे, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अथवा में क्या दिया हुआ है? दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? समझ रहे हो जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, बस इसी क्वेश्चन को केवल देखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चौथे का अथवा है। ठीक है जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? तो हम बता दें कि जब किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, बताए हुए हैं। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच, किसके बीच? कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, यानी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या बल उत्पन्न होता है? एक बल उत्पन्न हो जाता है और इस बल को कहते हैं प्रेरित। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? और कुंडली बंद हो तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत आसान है। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने लगता है और चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने से एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
क्लियर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति होता है तो किसे परिवर्तन होने लगता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है? एक बल उत्पन्न होता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं? और प्रेरित बल के कारण उसमें धारा बहने लगती है, और उस धारा को क्या कहते हैं? और इस घटना को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से उत्पन्न होने वाली क्रिया को समझाइए। दो समीप स्थित कुंडली, जैसे मान लो एक कुंडली यहाँ पर है, एक कुंडली यहाँ पर है और एक कुंडली यहाँ पर है, ठीक है जी। तो देखो, जब किसी एक कुंडली में रखकर हम विद्युत धारा प्रवाहित, मान लो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या प्रवाहित कर रहे हैं? यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। इस कुंडली मान लो विद्युत धारा क्या किया जा रहा है? प्रवाहित किया जा रहा है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, या दोनों कुंडलियों को गति कराएंगे तो इसमें क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम करने लगेगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम करने से क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होगा? उसमें एक बल उत्पन्न हो जाएगा। और एक बल उत्पन्न होने से क्या होगा? उसमें एक धारा बहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित धारा कहेंगे। ठीक है ना। यानी एक समीप दो कुंडलियों को रखकर जब आपेक्षिक गति कराते हैं, एक समीप दो कुंडलियों को रखकर जब आपेक्षिक गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से एक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस कुंडली बंद होने के कारण इसमें एक धारा बहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित धारा कहेंगे। वही चीज दोबारा रिपीट करना है। लेकिन दो समीप कुंडलियों को लाएंगे तो क्या होगा? जैसे एक कुंडलीय हो गया और एक कुंडलीय हो गया, जिससे कुंडलीय हो गया और एक कुंडलीय हो गया, जब दोनों को आपेक्षिक गति कराएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने से क्या होगा? एक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? यदि कुंडली बंद रहेगी तो उसमें क्या बहेगा? धारा बहेगा। उस धारा को क्या कहेंगे? बस रहने दो, ठीक।